आज की कहानी मेहंदी बालापुर की कहानी है। मेहंदी बालापुर में एक नौजवान रहा करता था, सोनू सैनी। सोनू सैनी का एक दोस्त हुआ करता था और गोपाल। तो सोनू और गोपाल दोनों दोस्त थे, एक साथ काम करते थे। बात सितंबर 2015 की है, बल्कि अगस्त 2015 की है। एक परिवार जो वृंदावन यूपी से मेहंदी बालापुर आता है वहाँ दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे मुलाकात होती है आरती नाम की एक महिला से, सोनू की। आरती और सोनू दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पहली नज़र में ये दोनों को प्यार हो जाता है। फिर दोनों मोबाइल का नंबर एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत चलती रहती है। दोनों को फिर ज़्यादा लगता है कि अब इंतज़ार और नहीं होगा। दोनों रजामंद थे। 8 सितंबर 2015 को दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। 8 सितंबर 2015 को शादी करने के बाद अब आरती सोनू के घर आ जाती है। लेकिन जैसे ही घर आती है आरती का अब रंग बदल जाता है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे प्रॉपर्टी में से सारे पैसे चाहिए, हिस्सा चाहिए, बराबरी चाहिए और कैश चाहिए, जेवर चाहिए। अब उसे लगता है ये क्या है, मतलब शादी की है, बीवी लेकर आए, ये जायदाद मांग रही है, कैश मांग रही है। तो वो कहता है, समझाता है, लेकिन आरती मानती नहीं। दोनों के बीच यूं ही मनमुटाव चलता है। अभी शादी बिल्कुल हफ्ता भर भी नहीं हुआ है। 8 सितंबर को शादी हुई और ठीक 8 दिन के बाद 16 सितंबर को एक रोज़ अचानक आरती घर से गायब हो जाती है। अब आरती गायब, बिना किसी को बताए हुए। सोनू परेशान ढूंढ रहा है, ससुराल जाता है, पूछता है। ससुराल वाले कहते हैं कि नहीं, वो तो तुम्हारे पास है। अब वो इस डर से पुलिस के पास नहीं जा रहा कि आरती ने इधर पैसे मांगे, कहीं डाउरी और बाकी चीज़ों का वो पुलिस के पास केस ना कर दे। तो वो घबराया हुआ पुलिस के पास भी नहीं जा रहा है कि बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाए। तो इधर उधर अब ढूंढ रहा है बेतहाशा अपनी बीवी को, बट कोई सुराग नहीं मिल रहा। इसी दौरान 25 सितंबर 2015, मतलब उसके गायब हुए उसकी बीवी को लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे। 15 सितंबर 2015 को आरती के पिता वृंदावन पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी गुम है और उनकी गुमशुदगी के पीछे उन्हें डाउट है कि उनके दामाद और उस दामाद का एक दोस्त जो है गोपाल, उन दोनों का हाथ है। मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन वृंदावन पुलिस भी है अभी हाथ पे हाथ रख के बैठती है, कहती है सब आपसी झगड़ा होगा, छोड़ो चलेगा। तो 25 सितंबर को एफआईआर दर्ज है, लेकिन पुलिस कुछ करती नहीं। थोड़े दिन बीतते हैं और थोड़े दिन के बाद वृंदावन के पास ही एक महिला की लाश मिलती है। एक लावारिस लाश थी। पुलिस को कॉल जाता है, पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इत्तेफाक से उसी एरिया में एक लड़की आरती गायब थी। अचानक पुलिस को याद आता है, ये भी याद आता है कि लड़की के पिता ने एक कंप्लेंट लिखाई है मिसिंग की और 2 लोगों के नाम है। तो पुलिस सबसे पहले उस आरती के पिता को बुलाती है और कहती है कि आप, ये लाश है, आप देखिए कहीं आरती तो नहीं है। पिता आता है, लाश देखता है, बेतहाशा रोने लगता है। वो पहचान जाता है, कहता है ये उसकी बेटी की लाश है। अब इसके बाद मिसिंग वाली जो रिपोर्ट है वो मर्डर की रिपोर्ट में तब्दील हो जाती है। कत्ल का मामला, 2 नाम है उसमें, आरती के पति सोनू और उसके पति के दोस्त गोपाल का। अब वृंदावन पुलिस मेहंदीपुर पहुंचती है और वहां से इन दोनों को गिरफ्तार कर ले आती है। लाने के बाद अब इनसे पूछा जाता है। दोनों कहते हैं कि हम तो खुद ढूंढ रहे हैं, हम खुद परेशान हैं। लेकिन पुलिस कहती है कि नहीं, तुमने कत्ल किया और लाश मिल चुकी है। इन दोनों को 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है बुरी तरीके से, और सिर्फ एक ही चीज़ कही जा रही थी बार बार कि दोनों एक्सेप्ट कर लो कि तुमने आरती का कत्ल किया। अब दोनों पिट रहे हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है। पुलिस बहुत टॉर्चर करती है, उल्टा लटका कर मारती है, पैरों पे डंडे बरसाती है, एक के 2 नाखून खींच लेती है, पर दोनों तैयार नहीं थे। इसी बीच फिर पुलिस कहती है कि देखो, तुमने अगर इसको नहीं माना तो फिर हम तुम्हें बाहर ले जाएंगे और तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। अब दोनों घबरा गए, उन्होंने कई इनकाउंटर की कहानी सुन रखी थी, खासतौर पर यूपी पुलिस की। तो उन्हें लगा कि जान चली जाएगी, उससे अच्छा कबूल कर लो। तो सोनू फिर इकरार कर लेता है कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया। सोनू के इकरार जुर्म के बाद गोपाल के पास भी कोई रास्ता नहीं, वो भी मान लेता है। इसी के बाद पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है और चार्जशीट में इन दोनों को आरती का कातिल ठहराती है और फिर अदालत में मुकदमा चला जाता है और ये दोनों जेल। अब दोनों जेल में हैं, आरती गायब है, वक्त बीतता जा रहा है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसी दौरान में जब ये सब कुछ हो गया और चार्जशीट दाखिल हुई, तो वहाँ के एसपी ने उस पुलिस टीम को
जिन्होंने आरती के कत्ल की इस पहेली को या केस को सुलझाया, टीम मेंबर को 15,000 15,000 रुपये देने का ऐलान भी कर देते हैं और 15,000 रुपये दे भी देते हैं कि इस टीम ने देखो एक अनसुलझे कत्ल की पहेली को सुलझा दिया है। तो ये टीम बहुत अच्छा काम की है। तो पुलिस वालों को जो एसपी कप्तान साहब हैं वो 15,000 रुपये का इनाम भी दे देते हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। अब इधर ये दोनों जेल में हैं, सोनू और गोपाल। गोपाल जिनके यहाँ काम करता था, उसके मालिक को पता था गोपाल अच्छा इंसान है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये कत्ल कर सकता है। उन्होंने उसकी कानूनी लड़ाई लड़ी और फिर दोनों जेल में रहे। लेकिन 2016 में पहले गोपाल और फिर 2017 में सोनू, इन दोनों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई। अब दोनों 17 में लगभग बाहर हैं। दोनों बाहर आकर अपने घर पहुंचते हैं। घर आते हैं तो इधर घर के हालात अजीब हैं। पूरी बिरादरी में, गांव में ये बात फैल चुकी थी कि सोनू ने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। गोपाल उसका दोस्त, तो वो भी इस कत्ल में शामिल है। अब इनके घर से हर एक ने रिश्ता तोड़ दिया। गोपाल के कुछ भाई थे जिनकी शादी होनी थी, सोनू के घर में भी कुछ और शादी होनी थी, लेकिन कोई लड़की देने को तैयार नहीं। हर एक का यही कहना कि यहाँ तो अगर बेटी ब्याहेंगे तो ये बेटी को मार डालेंगे, ये दुल्हनों के कातिल हैं। तो जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी मुंह फेर लिया। जो शादी के रिश्ते थे वो भी टूट गए। खुद गोपाल की शादी जब वो गिरफ्तार हुआ उससे 14 दिन बाद उसकी शादी फिक्स थी और 14 दिन बाद उसकी शादी होनी थी, यानी कि सितंबर में। लेकिन जब वो पकड़ा गया तो लड़की तक बात पहुंची। अब कोई भी माँ बाप किसी कातिल को अपनी बेटी तो देगा नहीं। तो गोपाल का वो रिश्ता भी टूट गया 14 दिन के बाद, जो वो बारात लेकर जाने वाला था। तो उधर वो शादी रुक गई। परिवार में अब कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, सब कुंवारे बैठे हुए हैं, दोनों परेशान, दोनों के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम, दोनों सोच रहे हैं क्या करें। बार बार फिर ये पुलिस के पास जाएं कि साहब हम बेकसूर हैं, आप जांच कीजिए, शायद पता चल जाए कि कातिल कोई और है। पुलिस वाले उनको हड़का कर भेज दें। इन दोनों ने एक दिन बैठ के तय किया कि अगर हम दोनों वाकई बेकसूर हैं और हमने कत्ल नहीं किया है तो पुलिस से तो उम्मीद नहीं है, चलो हम ही सुराग ढूंढते हैं, हम ही सबूत ढूंढते हैं, क्योंकि इन आदमी खुद से तो सच बोलता है और दोनों को पता था कि उन लोगों ने कत्ल नहीं किया है। तो अब सोनू और गोपाल ने तय किया कि वो इस मामले की तफ्तीश करेंगे, जो काम पुलिस को करना है। अब ये तफ्तीश कैसे करें? इन्होंने पहले इधर उधर पता करना शुरू किया। आरती के गांव घर वृंदावन में कि उसका क्या है, कोई खोज खबर, वहाँ से कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। इन्होंने अपने कई दोस्तों को भी कहा कि यार इसमें कुछ मदद करो। धीरे धीरे महीने बीतते जा रहे हैं। लगभग 7 साल हो गए, 2022 आ गया और इस दौरान में इन्होंने बहुत कुछ किया। भेस बदल कर यहाँ गए, आरती के जितने रिश्तेदार हैं उनके दूर दूर अलग अलग गाँव में गए कि शायद कोई क्लू मिल जाए। सोनू को ये यकीन था कि आरती घर छोड़कर गई और क्यों, किस वजह से गई वो भी उसे मालूम था, अचानक बिना बताए हुए। तो कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि क्या पता आरती शायद जिंदा हो। तो इसलिए वो उसके रिश्तेदारों में, दूर के रिश्तेदारों में इधर उधर तलाश कर रहा है कि अगर जिंदा आरती मिल गई तो फिर तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन कामयाबी मिल नहीं रही थी। 2022 की शुरुआत में अचानक जिस गोपाल दुकान में काम करता था वहाँ एक लड़का आया और उसे भी इस केस के बारे में पता था, क्योंकि गोपाल और सोनू जेल गए हैं, ऐसी बातें छुपती नहीं है छोटी जगहों पर। तो उसने कहा कि जिस सोनू की वाइफ के कत्ल के इल्ज़ाम में आप लोग जेल गए हो, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेहंदीवालापुर से एक गांव है और वहाँ एक महिला है जो जब ये सारी चीज़ें हुई, जब कत्ल हुआ उसके बाद से ही वो वहाँ रह रही है और पिछले 7 साल से रह रही है। लेकिन उसका एक पति भी है और वो शादीशुदा है। अब मुझे डाउट है कि वो है कि नहीं है, लेकिन लगता है कि वो है, क्योंकि 1-2 बार मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ टाइमिंग वही है उसकी शादी की। अब इन दोनों को जहाँ से जो भी सुराग मिले, जो भी बताए, उसी तरफ ये दौड़ पड़ते थे। इन दोनों ने कहा कि चलते हैं। अब ये दोनों उस गांव में पहुंचे जिस गांव के बारे में उस लड़के ने बताया। लेकिन अब वहाँ ये भी है कि इन दोनों को पहचान लेंगे, क्योंकि सोनू तो उससे शादी की थी, उसका चेहरा जानते हैं। गोपाल उसका दोस्त था, गोपाल को भी आरती जानती है। दोनों ने भेष बदला, गमछा वमछा मुँह पर रखा, गाँव गाँव घूमे गए, पर आरती से मुलाकात नहीं हो रही है। इस दौरान में फिर उन्होंने, अब गांव में जा रहे हैं तो गांव में बाहरी आदमी ज़्यादा देर तक रहता है तो लोगों को डाउट होता है। तो इन्होंने कहा कि हम ऊँट के व्यापारी हैं, ऊँट खरीदते बेचते हैं, तो गांव में अगर कोई हो, हम राजस्थान से आए हैं, तो ऊँट के व्यापारी बनकर ये वहाँ इधर उधर भटक रहे हैं।
लोगों से मिल रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, कोई सुराग नहीं। फिर इन्हें लगा ये क्या है, कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा, अब कैसे कब तक रहें। फिर उन्होंने भेस बदला और ये वहीं उस इलाके में जिस मोहल्ले के बारे में शक था कि यहाँ आरती रहती है, ये वहाँ सब्ज़ी बेचने वाले के एक कैरेक्टर में आ गए और दोनों सब्जियों की रेहड़ी लगाने लगे, ठेला लगाने लगे और घर घर आवाज़ देकर सब्जियां बेचने लगे, क्योंकि ज़्यादातर औरतें ही सब्जियां खरीदती हैं। तो कोई बाहर से निकले, क्या पता अगर आरती है और ज़िंदा है तो वही ख़रीद ले। अब इन्होंने ये काम किया कई दिन तक, ये वाला काम कर गया। एक रोज़ सब्ज़ी बेचते बेचते अचानक जिस घर के बारे में इन्हें मालूम था कि शायद ये आरती का घर है, उस घर से एक महिला निकली सब्ज़ी लेने। जैसे ही वो ठेले के करीब आई, सोनू पहचान गया, ये उसकी बीवी थी आरती। वो बीवी जिसका कत्ल हो चुका 7 साल पहले, जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में वो जेल में रहा करीब 1.5 साल और अभी ज़मानत पर ज़मानती ज़िंदगी जी रहा है बाहर में, मुकदमा चल रहा ऑलरेडी। अब उसने टटोल लिया और उसने यकीन हो गया कि ये तो आरती है। लेकिन सवाल ये था कि खाली शक्ल देखने से उसके ऊपर लगे इल्ज़ाम तो धुलेंगे नहीं। उसने बहुत प्लान किया कि फिर क्या किया जाए। उसने कहा पुख्ता सबूत चाहिए। खैर जब आरती मिल गई तो वो वापस आया मेहंदीपुर बालम, और वहाँ की चूँकि पुलिस ने ही उसको हवाले किया था वृंदावन पुलिस के। जब ये कत्ल का इल्ज़ाम लगा तो उस भाग कर वापस आता पुलिस स्टेशन में और कहता साहब, जिस आरती यानी मेरी पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में मुझे और मेरे दोस्त को गिरफ्तार किया गया वो ज़िंदा है और फलाने गांव में रह रही है। पुलिस के पास अब भी वक्त नहीं था। थाने के इंचार्ज ने कहा कि एक काम करो, खाली तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, पुख्ता उसके ज़िंदा होने का सबूत लाओ, कागज़ लाओ, कागज़ पे भी ज़िंदा होनी चाहिए। सिर्फ ज़िंदा होने के लिए अगर तुम कह रहे हो कि वो ज़िंदा है तो अदालत नहीं मानेगी। अब चूँकि वो मर चुकी है कानूनन, कानून के पन्नों में, तो अब उसे ज़िंदा दिखाने के लिए कागज़ के पन्नों में उसको ज़िंदा दिखाओ, कागज़ लेकर आओ। अब दोनों परेशान कि कागज़ कैसे लाएं, क्या करें। फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। दोनों ने कहा करते हैं। अब इन्होंने अपने एक दोस्त को तैयार किया। दोस्त भी पता था कि ये बेकसूर लोग हैं। अब ये खुद जा नहीं सकते थे, क्योंकि अगर उन्हें मालूम था कि आरती ज़रा से भी शक हो गया और इन दोनों को पहचान गई तो क्या पता वो महल्ला छोड़ दे, घर छोड़ दे, फिर उसे कहाँ ढूंढे इतने बड़े देश में। तो उसको ये भी था कि आरती को भनक नहीं लगनी चाहिए, लेकिन उसके ज़िंदा होने का सबूत भी चाहिए। तो इन्होंने फिर तैयारी की और प्लानिंग की। इन्होंने अपने दोस्त को तैयार किया कि तुम ई मित्र बनो। अलग अलग, आपको पता है अपने देश में बहुत सारी स्कीम चलती है। एक स्वच्छ भारत, और उसके लिए शौचालय की, कि जहाँ जहाँ घरों में जो खुले में शौच ना करें, तो अगर आपके घर में शौच नहीं है तो शौच बनवाएं, ये सारी स्कीम है। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को तैयार किया, उसको सरकारी कर्मचारी बनाया और कहा कि गांव में सर्वे करने के लिए आया, जिन जिन घरों में शौचालय नहीं है वहाँ सरकार के जो स्कीम के तहत 2 लाख रुपए टॉयलेट बनाने के लिए दिए जाएंगे। कुछ घरों में गया, उसके बाद अब नज़र तो थी आरती के घर पर। अब आरती के घर में गया, उसने बताया कि हम सरकार की तरफ से ये योजना है और अगर आपके घर में है टॉयलेट बनाना है तो सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी। घर के लोग लालच में आ गए कि 2 लाख रुपए आ रहे हैं, चलो क्या बुरा है। काम बन गया। लेकिन अब आगे की बारी थी। उसने कहा कि इस 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले घर के लोगों के कागजात चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, और उन कागजात के आधार पर ही आपका ये सैंक्शन होगा। घर के जो मेल थे उन्होंने दे दिया। उसने कहा नहीं, महिलाओं के भी चाहिए जो बालिग हैं। अब महिलाओं के दिए गए। उस महिलाओं के जो दिए गए उनमें एक आरती का भी आईडी प्रूफ था। इन्होंने उसके सारे आईडी प्रूफ लिए और ये वापस आए। अब सारी चीज़ें सोनू और गोपाल को दे दी। उन्हें यही चाहिए था। आरती जिंदा तो थी, लेकिन कागज़ पे ज़िंदा होने का एक दस्तावेज़ चाहिए था, और वो कागज़ पे ज़िंदा थी। इसका दस्तावेज़ अब उस टॉयलेट के नाम पर इनके हाथ लग चुका था। कागज़ लेकर फिर वापस जाते हैं मेहंदीपुर बाला स्टेशन और कहते हैं कि साहब आपने कहा था, ये देखिए, जिसके कत्ल का इल्ज़ाम हम दोनों के सर पर है वो न सिर्फ ज़िंदा है बल्कि कागज़ में भी ज़िंदा, और ये रहा उसके कागजात। अब जब पुलिस देखती है तो पहली बार पुलिस भी, उनको लगता है कि भैया कुछ करो, वरना कल को ये बात मीडिया में आएगी या कुछ और होगा तो फिर छीछा लेदर होगी, बेइज्जती होगी। और यहाँ सबूत भी है। मेहंदीपुर वहाँ की पुलिस ने अब पहली बार, चूँकि ये लेकिन मामला था वृंदावन का, तो जब ये कागज़ आए तो उन्होंने अब वृंदावन पुलिस को कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो 2015 का एक कत्ल का मामला है,
जिसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसका मुकदमा चल रहा है, चार्जशीट दाखिल कर दी है, वो लेडी जिंदा है और हमारे पास जिंदा होने के प्रूफ है, तो आप देख लीजिए। अब यहाँ वृंदावन पुलिस के कान खड़े हुए, मेहंदीपुर से वहाँ से उनको डॉक्यूमेंट्स मिल गए सारे जिंदा होने के। अब ये दोनों वृंदावन पहुँचे, सोनू और गोपाल। वहाँ जाकर कप्तान से मुलाकात की, एसएसपी से, और कहा कि साहब हम बेकसूर हैं और ये देखिए वो जिंदा है। अब यहाँ पे भी पुलिस को लगा कि अगर वो ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर कल को ये भेद खुल गया तो उन्हीं की भत पिटेगी। तो अब काम करना था। उनके बताए हुए जगह पर पुलिस की एक टीम को भेजा गया। उस घर से आरती मिली, आरती को लेकर लाया गया वापस। अब आरती से पूछा गया। पहले तो आरती ने मना किया कि मैं वो नहीं, लेकिन फिर उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए। फिर उसकी माँ को बुलाया गया, माँ और उसका भाई पहचान गया। अब आरती के पास कोई चारा नहीं था। अब बाप को बुलाया गया, बाप ने मना कर दिया, उसने कहा ये मेरी बेटी नहीं है, ये आरती नहीं है। अब माँ और भाई मान रहे हैं, बाप नहीं मान रहा। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा ये मामला क्या है। खैर तो पुलिस ने फिर एक पैतरा आजमाया। पुलिस ने बाप से कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है आपकी बेटी नहीं है, आपका सैंपल लेता हूँ, इसका डीएनए कराता हूँ, पता चल जाएगा कि आपकी बेटी है कि नहीं। बाप ने सैंपल देने से मना कर दिया और फिर मान गया कि उसकी बेटी है। पुलिस ने कहा ठीक है, आगे की पूछताछ के लिए आपको दोबारा बुलाएंगे। घर भेज दिया। अब इधर जब घर भेजा, दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया, माँ और भाई तो आ गए, बाप गायब, भाग गया। अब पुलिस ढूंढ रही है बाप को। इधर आरती ने बयान दिया। उसने पूछा गया उससे कि तुमने ये सब क्यों किया। तो उसने कहा कि जब मैंने शादी की उसके बाद मुझे सोनू पसंद नहीं आया, मेरा पति, मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता नहीं सकती थी और इसीलिए मैंने 8वें दिन उसका घर छोड़ दिया। मुझे एक और शख्स पसंद आ गया, मैंने उससे शादी कर ली। अब मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत कामयाब है। तो पुलिस ने कहा कि वो जो वृंदावन के करीब एक महिला की लाश मिली थी तुम्हारे गायब होने के करीब महीने भर के अंदर, वो लाश किसकी थी, तुम्हारा उस लाश से क्या लेना देना। उसने कहा मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि वो लाश किसकी थी, उसका क्या कनेक्शन है मेरी गुमशुदगी से। अच्छा, उस वक्त अब चूंकि आरती मर चुकी है तो वो तो खुद तो शिनाख्त करने आएगी नहीं और गायब भी है। आरती के पिता ने लाश की शिनाख्त की थी कि आरती ही है, तो अब वही सच बता सकते थे कि वो लाश किसकी है और क्यों उन्होंने सोनू और उसका नाम लिया, क्योंकि आरती ने तो कोई कंप्लेंट लिखाई भी नहीं थी कभी, वो तो गायब हो गई थी सीधे। और वो कह रही है, अब अपना बयान दे रही कि मैं 7 साल से मैं किसी और के साथ शादी करके रह रही हूँ, मैं खुश हूँ और मेरा सोनू से या फिर उस लाश से या फिर मेरे घर वालों से कोई कनेक्शन नहीं, कोई मतलब नहीं है। तब उस लाश जो मिली और जिसको आरती की लाश बताई गई और आरती का वो बाप जिसने उस लाश को कहा कि वो आरती की लाश है, ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आरती के पिता के पास है। लेकिन आरती के पिता गायब। अब पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, जब वो मिलेंगे तो आगे की कहानी का खुलासा होगा। लेकिन इस पूरी कहानी में जो चीज़ साफ हुई वो ये है जो मैंने आपको शुरू में बोला कि अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो फिर साबित भी करना उसकी जिम्मेदारी होती है और फिर क्या क्या करना पड़ता है। इन दोनों ने फिर अपनी कहानी सुनाई। इन्होंने कहा कि जब इन्हें पकड़ा गया तो पुलिस सिर्फ एक ही चीज़ बार बार कह रही थी कि दोनों मान लो कि तुम दोनों ने ही आरती का कत्ल किया है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। उन्होंने कहा कई दिनों तक पुलिस कस्टडी के नाम पर थाने के अंदर रखा, जगाया, मारा, पीटा, टॉर्चर किया, उल्टा लटकाया, पैरों के तलवे पे डंडे मारे, पीठ पे डंडे मारे, बैक पे डंडे मारे, प्लास से 2 नाखून उखाड़े और आखिर में फिर जब भी नहीं माने ये, तब फिर ये कहा कि देखो इनकाउंटर हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं और तुम दोनों के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है तो लोग भी कुछ नहीं कहेंगे, तो हमारे पास यही कि तुमको ले जाकर इनकाउंटर कर दें। जान बचाने के लिए दोनों को फिर ये झूठ बोलना पड़ा कि वही कातिल है। और उसके बाद पुलिस ने ज़बरदस्त जबरन उनसे साइन कराए पेपर पर और फिर बाकायदा 15,000 रुपये का इनाम बांटा गया पुलिस वालों को इस केस को सॉल्व करने के लिए। फिर चार्जशीट दाखिल हो गई, दोनों को कातिल ठहराया गया, मुकदमा भी चल रहा है। लेकिन अब जिस कत्ल के इल्ज़ाम में दोनों जेल गए, बेल पर भी बाहर हैं, अभी भी वो उनके सर से हटा नहीं है क्योंकि अभी अदालत से हटेगा और उसके लिए बाकी की चीज़ें जो है पुलिस को अदालत में देनी होंगी। अब देखना ये है कि जितनी जल्दी इन लोगों से जुर्म पुलिस ने उगलवाया, क्या उतनी जल्दी ही इन दोनों की बेगुनाही की सर्टिफिकेट भी पुलिस अदालत में जमा करेगी। और इसमें आगे जो भी होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इसका फॉलोअप
लेकिन जिस तरीके से अपने ही केस की इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश इन दोनों ने की, उससे एक चीज़ तो साफ है कि अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे तो ऐसे बहुत सारे बेगुनाह लोग बच सकते हैं, इनकी ज़िंदगी भी बच सकती है। अब इन दोनों का ये कहना है कि जो 7 साल में इनके परिवार ने झेला, रिश्ते आने बंद हो गए, लोगों ने मुंह मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, कोई इनके घर से रिश्ता नहीं रखना चाहता है, गांव वालों ने भी एक तरह से काट दिया इन्हें। तो ये सारी तकलीफ़ें, ये सारे दर्द ज़ख्म जो इन्होंने झेले, वो कभी शायद उसकी भरपाई नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों की जिम्मेदार पुलिस है। अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती, शुरुआती जांच ईमानदारी से करती, तो शायद एक परिवार को यूँ सफ़र न करना पड़ता। लेकिन ये तो एक कहानी है, ऐसी पता नहीं कितनी कहानियाँ अब भी कहीं ना कहीं पनप रही होंगी, कहीं हो चुकी होंगी, कहीं लोग उसके मारे जेल में होंगे, बेगुनाह भरी पड़ी हैं ऐसी कहानियाँ, ऐसे दर्द जो लोगों के साथ हैं और जो पुलिस की इस लापरवाही और जुल्म के शिकार हैं। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म